Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बटन टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डीबग करने वाले हैं हमारे बफर ओवरफ्लो सी प्रोग्राम को। तो देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, शेल कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ पे अटेंशन। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, तो थोड़ा सा भी आपका जो फोकस है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो एकदम सब काम छोड़ करके और ऐसे माइंडसेट से आकर के इस वीडियो को देखिए, खाली बैठकर एकदम फ्रेश माइंड से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए बफर ओवरफ्लो। और ये जो है, ये मेरी जो सीरीज है, ये मैं भी सिंपल सी प्रोग्राम समझा रहा हूं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन है, जो आपको सीटीएफ वगैरह में या कोई अगर लेकिन जो रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन है आपको सीटीएफ वगैरह में या कोई एग्जाम वगैरह में अगर आपको पूछता है बफर ओवरफ्लो, तो वो कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। अभी सिंपल से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो सी प्रोग्राम है, मैंने पहले पिछले वीडियो में इसको एग्जीक्यूट किया था, आपको बताया था ये वाला, जहाँ पर हम सिंपल 64 बाइट्स का बफर एलोकेट करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये वही प्रोग्राम है हमारा, हम लोग इसको 32 बिट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डीबग करेंगे। अब डीबग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डीबगर्स आते हैं। मेनली जो डीबगिंग होती है वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज अपडेट हो रही हैं, जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप पर लाइन में क्या चेंजेस हो रहे हैं मेमोरी में और स्टैक में। जो स्टैक ट्रेस है वो प्रिंट कर सकते हैं, जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर के रुकना है एग्जीक्यूशन को, फिर कंटिन्यू करना है, एक एक इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। तो डिबगिंग क्या होती है वो आप जानते ही होंगे। तो एरर वगैरह फाइंड करने के लिए या फॉल्ट वगैरह अगर होता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहाँ पे है, कौन सी एड्रेस ओवरराइट हो रही है और क्या करना पड़ता है, तो वो सब हम लोग देखते हैं डिबगिंग में। तो बहुत ही ज्यादा आपको कंट्रोल मिलता है अपने सी प्रोग्राम में कि आप कुछ भी चाहो तो उसमें अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और पता कर सकते हो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या क्या चीजें कैसे चेंज हो रही हैं रियल टाइम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ओपन सोर्स डिबगर यूज कर रहे हैं, जीएनयू का, जो है जीडीबी। तो जीडीबी इंस्टॉल कर लें आप, डेबियन में apt get install जीडीबी आप कर सकते हो, उससे हो जाएगा इंस्टॉल। और उसके बाद फिर सिंपल क्या करना है, जीडीबी और आपका जो बाइनरी है वो आपको देना है यहाँ पे बफर एक्सप्लॉइट 32। सिंपल ये करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो फीचर्स है जीडीबी के वो क्या है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका जो बाइनरी है उससे अटैच हो जाएगा। ये आप अगर हेल्प टाइप करोगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो बहुत सारे कमांड्स हैं यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट्स, डेटा, फाइल्स, इंटरनल वगैरह, स्टैक वगैरह देखना है, स्टेटस देखना है, तो बहुत सारा टाइप कर सकते हो आप। खैर, आपको ये जो जीडीबी है वो मैं यूज़ करना नहीं सिखा रहा हूँ, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि खैर लिस्ट कैसे करते हैं। अगर मैं लिस्ट टाइप करता हूँ, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई सिंबल टेबल नहीं है तो मुझे सोर्स कोड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर बाइनरी लोड की है, तो वो कंपाइल्ड वर्जन है। तो उसमें क्या होगा कि आपका लिंकिंग हो चुका रहेगा, आपका मेमोरी में मतलब जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे लोडिंग वगैरह भी हो चुका रहेगा। और बहुत सारे काम मतलब मेमोरी में ही होते हैं वहाँ पर जब वो रन हो रहा होता है। तो अभी जो हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं या जो सिस्टम बाइनरीज मतलब जो कंपाइलर है वो खुद से फंक्शंस कुछ मतलब इंट्रोड्यूस करता है कंपाइल टाइम रन टाइम में, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपको अगर फंक्शंस देखने हैं तो आपको इन्फो टाइप करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, और फंक्शंस मतलब जो आपके प्रोग्राम में जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं तो वो आपको दिखेंगे। यहाँ पर इनिट है, strcpy जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था अपने सोर्स कोड में strcpy, और ये plt है, ये मतलब रन टाइम के लिए काम आता है, तो ये आप किसी और वीडियो में पढ़ सकते हो। फिर ये मेन भी है, libc वाला, और बहुत सारे और हैं जो मैंने नहीं डाले थे। यहाँ पर देखिए मेन है, तो बहुत सारे जो मैंने नहीं डाले थे वो आ गए हैं यहाँ पे, जो सिस्टम ने खुद से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं खुद के काम के लिए। और ये सारी एड्रेसेस हैं, उसकी एड्रेसेस हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पर ये स्टोर्ड है, जहाँ पर ये डिफाइंड है। तो ये सारे फंक्शन हो चुके हैं। मेन हमारा जो काम है, हमको असेंबली कोड देखना है, हमको मशीन कोड देखना है अपने सोर्स कोड का। हमने सी प्रोग्रामिंग में लिखा है जो कि हाई लेवल है, लेकिन जो मशीन इंस्ट्रक्शन है मतलब वो क्या रन हो रहे हैं एक्चुअल में सोर्स कोड रन करने पे, वो देखना है हमको। तो हमको ये जो कंपाइल्ड सोर्स कोड है उसको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। ये असेंबल्ड है तो उसको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास कमांड है डिसअसेंबल, या तो आप चाहें तो इससे शॉर्ट फॉर्म में डिसएस भी लिख सकते हैं, डिसएस।
उसके बाद मतलब कौन से फंक्शन को डिसअसेंबल करना है, मुझे मेन को करना है, मेरे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है तो मैं मेन को कर रहा हूं यहाँ पे डिसएस मेन, और फिर इसका जो मशीन इक्विवेलेंट कोड है ना मेन का, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखिए, ये है आपके मतलब ये असेंबली में है। अगर आपको असेंबली आती है ना तो आपको समझ में आ जाएगा, असेंबली नहीं आती है तो प्रॉब्लम होगी आपको। खैर मैंने आपको कॉल स्टैक वगैरह कैसे काम करता है वो बता दिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैंने ये बोला था आपको कॉल स्टैक में सबसे पहले क्या काम होता है, एबीपी पुश होता है आपका, जो ओल्ड वर्जन मतलब जो ओल्ड वैल्यू है एबीपी का वो पुश होता है, वो ईएसपी की जगह आ जाएगा, मतलब जो ईएसपी की वैल्यू होगी वो ईबीपी में जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब ठीक है। तो ईबीपी वहीं आ गया जहां पर ईएसपी था, और वहां पर जो वैल्यू है ईबीपी का, मतलब जहां पर ईबीपी पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो ओल्ड ईबीपी की है, मतलब प्रीवियस स्टैक फ्रेम का है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद ईबीएक्स पुश हो रहा है, ये कुछ डेटा रजिस्टर्स हैं जो पुश होते हैं। फिर ये सब वाला देखो, ये सब क्या कर रहा है, अब सब क्यों होता है, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक है वो हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ बढ़ता है, तो अगर मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है तो मुझे हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस जाना पड़ेगा, मतलब एड्रेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कोई मेमोरी एलोकेट करनी है लोकल वेरिएबल्स के लिए तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वही सब यहां पर है। और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके बफर के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। यहां पर देखो ये वैल्यू है मतलब ये हेक्साडेसिमल में है 0x40, तो 40 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 64, और 64 बाइट्स मैंने सोर्स कोड में एलोकेट किए थे। मैं यहां पर आपको साइड बाय साइड दिखाता हूं अपना सोर्स कोड भी। तो ये मेरा सोर्स कोड है, यहां पर मैंने देखो 60, तो ये मेरा सोर्स कोड है, देखो यहां पर मैंने 64 बाइट्स एलोकेट किए बफर के लिए, और वो यहां पर एलोकेट हो रहा है, ये देखो सब हो गया, मतलब ईएसपी और नीचे आ गया, तो 64 बाइट्स नीचे आ गया वो, तो ईएसपी टॉप ऑफ द स्टैक है अभी, और 64 बाइट्स एलोकेट हो चुके हैं। अब यहीं पे मेरा जो बफर है वो अपना डेटा स्टोर करेगा। उसके बाद कुछ फंक्शन कॉल हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने डिक्लेयर डिफाइन नहीं किए थे, इस सिस्टम के लिए है। उसके बाद कुछ ऐड कर रहा है यहाँ पर, कुछ मूव हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, देखो। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी रेफरेंस होता है, जो भी अगर मुझे लोकल वेरिएबल चाहिए या कुछ एड्रेस चाहिए करंट स्टैक फ्रेम में, तो वो यहाँ पे मतलब करंट एक्टिव सब रूटीन में, तो यहाँ पर ईबीपी से ही वो एक्सेस होता है, एबीपी के रिलेटिव ही एक्सेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए फिर से एबीपी आया, यहाँ पर मूव में ठीक है पुश हो गया ये। फिर उसके बाद लोड इफेक्टिव एड्रेस, मतलब ईडीएक्स में कुछ एड्रेस गई है तो माइनस करके गई है, सब्ट्रैक्ट किया है मैंने कुछ ईबीपी में, तो ये भी ईबीपी के थ्रू ही हुआ है। तो हर चीज रिलेटिव होती है ईबीपी से, जो भी आपको एक्सेस करना है। फिर उसके बाद देखो कॉल हुआ है यहाँ पर strcpy कॉल हुआ है, जो मैंने सोर्स कोड में किया था कॉपी करने के लिए बफर में जो आपने इनपुट दिया है, तो यहाँ पर ये कॉल हुआ। उसके बाद जो रिटर्न होगा, मतलब कॉल करने के बाद जो रिटर्न एड्रेस होना चाहिए वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए ना कॉल के बाद, तो जो उसका एड्रेस है वो ये है। तो मेमोरी में ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इनका ये एड्रेस है, इन इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस ये है, तो यहां पर आपको लिखा हुआ ये 32 बिट का एड्रेस है। 64 बिट में काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 32 बिट में किया है इसको। और उसके बाद देखो यहाँ पर लीव हो रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है, मतलब वही है कि पॉप वगैरह होंगी वैल्यूज और फिर वही काम होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ईबीपी से ही हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको कॉल स्टैक बताया था ना उस दिन, मतलब उस वीडियो में, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मतलब कैसे कॉल स्टैक काम करता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, मशीन इंस्ट्रक्शन है मेन फंक्शन का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं नॉर्मली। तो रन करने के लिए जीडीबी में एक आपके पास कमांड है R, और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट है आपके कमांड लाइन में वो आपको डालने पड़ेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं 4 बार A दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इनपुट दे रहा हूँ 4A को, मतलब 4 बाइट्स का इनपुट है, और यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड नॉर्मली, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो चुका है, उसका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं रजिस्टर वैल्यूज की मतलब रजिस्टर की वैल्यूज क्या क्या है, EIP, ESP, EBP, ये सब क्या है, अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं info rec करूंगा, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसके लिए यहां पर मुझे ये नहीं बताएगा कि कौन सा रजिस्टर है इसमें। तो उसी के लिए मुझे क्या करना है, एक ब्रेक पॉइंट सेट करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहूं तो यहां पर एक ब्रेक पॉइंट सेट कर सकता हूं इस strcpy से पहले, ठीक है। तो यहां तक एग्जीक्यूट होने के बाद वो रुक जाएगा,
फिर मुझे उसको बोलना पड़ेगा कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो एक ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए आपके पास एक कमांड है बी, ठीक है, बी, उसके बाद एस्टेरिस्क। कहां पे करना है, आप चाहें तो उसकी एड्रेस दे सकते हो। मैं यहां पर दे रहा हूं मेन प्लस, प्लस यहां पर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट में यहां पर प्लस है +32, ठीक है, +32 आप लिख सकते हो, तो वहां पर ब्रेक पॉइंट सेट हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट 1 एट दिस एड्रेस। तो ये एड्रेस आपकी है ये वाली, ठीक है। अब यहां पर फिर से मैं रन करता हूं इसको, रन ए, मतलब 4 बार ए, ठीक है। अब ये ब्रेक पॉइंट इसने हिट किया है, अब ब्रेक पॉइंट पे वो रुक गया है, मतलब अभी मेरा strcpy, मतलब यहां पर कॉल नहीं हुआ है strcpy अभी तक, तो मेरी जो वैल्यू है वो अभी तक बफर में ऐड नहीं हुई है। तो अब मुझे अगर देखना है कि बफर की वैल्यूज क्या हैं, रजिस्टर की वैल्यूज क्या हैं, तो मैं इन्फो करता हूं रेग। यहां पर देखिए जो जितने भी यहां पर रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज दिखा रहे हैं यहां पर, EAX, ECX, इनका भी हमारे पास काम नहीं है, हम लोग को देखना है ESP, EBP और EIP। अब यहां पर देखिए ESP ये पॉइंट कर रहा है टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो टॉप ऑफ द स्टैक का जो एड्रेस है वो ये है, ठीक है, ये आपको मतलब कभी कभी काम आ सकता है। उसके बाद जो EBP है, मतलब बॉटम ऑफ द स्टैक, मतलब बेस ऑफ द करंट स्टैक फ्रेम, ये आपका 568 यहां पर ये स्टोर कर रहा है। तो ये हायर एड्रेस है, आप जानते हैं कि हायर एड्रेस होती है, हायर से लोअर आते हैं हम लोग। उसके बाद जो EIP है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो स्टोर करता है ये। तो मैंने ब्रेक पॉइंट कहाँ सेट किया था, यहाँ पे, ये जो मेरा है 5-3D पे, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट सेट किया था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है, 542 का, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन अभी तक जो 53D है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, उसको करना है मेरे को, तो वही एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो EIP जो है वो हमेशा जो मेरे को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है वही स्टोर करता है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद खैर देखेंगे EBP और ESP क्या होता है। अब अगर मुझे ESP की वैल्यूज को प्रिंट करना है, स्टैक में जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करनी है मुझे ESP के रिलेटिव। अब मैंने बताया था कि जो ESP है उसी के एडजेसेंट में आप बफर को एलोकेट करते हो, ठीक है। तो अब मुझे प्रिंट करना है ESP की कुछ वैल्यूज, तो मैं प्रिंट कर सकता हूं उसको x/ और मुझे बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है, कितनी वैल्यूज मुझे चाहिए ESP के रिलेटिव। तो मैं जो टॉप ऑफ द स्टैक है वहां से लेकर के आगे हायर एड्रेस पे बढ़ूंगा, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 20 वर्ड्स बोल सकते हो, 20 वर्ड्स में प्रिंट करना चाहता हूं। किस फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल, और कहां से, ESP से। तो यहां पे देखिए ये यहां पर प्रिंट कर दे रहा है ESP से लेके ये सारी वैल्यूज। तो टॉप ऑफ द स्टैक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हायर एड्रेस पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ हायर एड्रेस पे जा रहे हैं हम लोग। तो ESP पे यहां पर देखिए ESP की वैल्यू क्या थी, 51C। तो 51C से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये 4 बाइट्स हैं, मतलब ये एक वर्ड हो गया। तो ऐसे करके 20 वर्ड्स इसने प्रिंट कर दिए हैं। और यहां पर ESP में आपको पता करना है कि कहां से आपने जो डाली है बफर में वैल्यूज, वो कहां से ऐड होना चालू करनी है। तो मतलब यहां पर एकदम टॉप से नहीं होंगी वो, कभी भी थोड़ा सा यहां पर नीचे आएंगे, फिर थोड़ा यहां पर नीचे की वैल्यूज हैं यहां से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं, अपना जो ब्रेक पॉइंट था उसके बाद से कुछ प्रिंट करना, मतलब एग्जीक्यूट करना वो स्टार्ट करेगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर कंटिन्यू C लिखोगे आप तो आपको वहां पर वैल्यूज देनी पड़ेंगी। खैर वैल्यूज मैंने पहले से दे दी हैं, तो अभी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यू में पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लास्ट तक एग्जिट हो चुका है अभी ये। अब अगर आप चाहते हो प्रिंट करना ESP तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ब्रेक पॉइंट अभी आपका खत्म हो चुका है, प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो इसलिए मैं फिर से रन कर रहा हूं 4A से 4A's, और यहां पर ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। अब मुझे नेक्स्ट आई करूंगा मैं, तो एक इंस्ट्रक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, मतलब कॉल strcpy एग्जीक्यूट होगा, बफर में स्टोर हो जाएगा मेरा 4A। लेकिन प्रोग्राम जो है वो अभी भी रुका हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट आई करता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं देखता हूं ESP में वैल्यूज। अब यहां पर देखिए कुछ चेंज हुआ है क्या, मुझे मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। मतलब मेरा जो बफर है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वैल्यू स्टोर करना, अभी मुझे नहीं मिला है। तो मेरा जो मैं यहाँ पर जो इनपुट किया था वो कहीं तो गया होगा, ESP के सामने ही है वो, लेकिन मुझे भी मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि और वर्ड्स प्रिंट करता हूँ, 20 की जगह 40, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 60, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करिए, आप कुछ ज़्यादा वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे 200 दे दो,
ठीक है। तो 200 में यहाँ पर फिर से बोल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ पर ये स्टोर किया है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एड्रेस है यहाँ पे, मतलब ये एड्रेस ये है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये कुछ ऑफसेट होगा इसका, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 4 बाइट्स, उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब इस एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड कर दो तो आपको यहाँ की एड्रेस मिल जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू है। तो 41 अगर आपको पता होगा तो हेक्स में कैपिटल ए का रिप्रेजेंटेशन है 41, कैपिटल ए का हेक्स में। तो ये यहाँ पर आके स्टोर हुआ है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको फिर से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। फिर रन करिए और इस बार आप दीजिए 8 टाइम्स ए। मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर 4 ए दिए थे मैंने, तो मैं यहाँ पर अभी 8 एस दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूशन फिर से शुरू से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट आई करता हूँ और फिर से प्रिंट करता हूँ अपने ESP के वैल्यूज। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 414141, यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर गया है, मतलब यहाँ पर गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 आया और फिर यहाँ पर 3 आ गए, तो 8 एज बोल सकते हो। तो यहाँ से ये मतलब एलोकेट होना चालू हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जैसे मैं और एज डालूंगा ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर आते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एस मैं दे देता हूँ, मतलब 64 बाइट्स तक तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला क्योंकि उतना मैंने एलोकेट किया हुआ है। तो मैं फिर से एक पाइथन वाला शॉर्टकट रन करता हूँ यहाँ पे। मतलब पाइथन से क्या होता है कि आपको बड़ी सी स्ट्रिंग टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रिंट कर सकते हो इनलाइन यहाँ पे स्ट्रिंग्स को। तो प्रिंट कैपिटल ए इंटू 64 टाइम्स मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये इतने बार प्रिंट कर देगा और ये आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा मेरे फंक्शन में 64 टाइम्स ए। तो फिर कंटिन्यू किया मैंने, सॉरी नेक्स्ट आई करता हूँ, रन हो गया। अब मैं करता हूँ 200 ESP, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 41 41 41 पूरा यहाँ पर एलोकेट होना चालू हो गया है और वो होते ही गया है जब तक 64 एस मतलब यहाँ पर एलोकेट नहीं हो जाते। तो इतना सारा मतलब यहाँ से चालू हुआ है, तो ठीक है, इतना सारा यहाँ पे ए मेरा यहाँ पर आके जुड़ चुका है। तो अगर और ए डालूंगा तो वो और नीचे आता जाएगा, मतलब और हायर एड्रेस पे आता जाएगा और एक टाइम पर क्या होगा कि वो EBP हिट करेगा और एक टाइम पे वो जो EIP है वो हिट कर लेगा, मतलब उसको ओवरराइड कर देगा। तो वो कहाँ होता है वो हमको देखना है। वो कैसे देखोगे आप? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो ब्रेक पॉइंट था मेरा वो मैं अभी हटाता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मुझे उसका काम नहीं है, हटाता हूँ और फिर रन करता हूँ अपने पाइथन स्क्रिप्ट के साथ ही। तो 64 बाइट्स लेकर के मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली एग्जिट हो जाएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं 64 के जगह 74 कर दूं, कुछ ज़्यादा इनपुट दे दूं मैं जितना मैंने एलोकेट नहीं किया उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या हुआ है। खैर इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं 70 करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ। यहाँ पर देखिए नॉर्मली एग्जिट हो चुका है। 70 किया तो 71 करता हूँ तो नॉर्मल एग्जिट, 72 करता हूँ तो ठीक है। अब आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, कुछ तो एक्सेस करने की कोशिश हुई है जो नहीं करना चाहिए था, मतलब कुछ तो ओवरराइट हुआ है। लेकिन वो क्या हुआ है, कब हुआ है, ये सब पता नहीं है अभी हमको। यहाँ पर देखिए जो रिटर्न एड्रेस है वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, libc start main। तो ये रिटर्न एड्रेस है, ठीक है। ये यहाँ पर ओवरराइट नहीं हुई है अभी तक, फिर भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये रिटर्न एड्रेस कब मॉडिफाई होती है। 72 करता हूँ मैं, 73, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट है और यहाँ पे पहले दिखा रहा था कि libc start main है, अभी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, किसकी एड्रेस है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर इसको फिर से करता हूँ 74, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 41 आ चुका है। इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे ए, वो ये रिटर्न एड्रेस में मॉडिफाई हो जा रहा है। मतलब ये रिटर्न एड्रेस में, मतलब देखते हैं फिर इसको, अगर मैं 2 और ए डालता हूँ ना 76, तो ये देखो 41 जो मैंने डाला वो यहाँ पर आ गया और फिर ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इस एड्रेस पे, लेकिन उसको कुछ सही चीज़ नहीं मिल रही है या परमिशन नहीं है उसको, तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब इन्फो रैक करोगे अगर आप,
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मेरा जो EBP है वो कंप्लीटली ओवरराइट हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि EBP थोड़ा मतलब नीचे के एड्रेस पे रहता है आपके रिटर्न एड्रेस से। तो जब भी आप कोई चीज ओवरराइट करना चाहते हो तो पहले EBP होगा, उसके बाद ही रिटर्न एड्रेस होगा। तो अगर रिटर्न एड्रेस यहां पर देखिए EIP, ये अगर ओवरराइट हो चुका है तो जाहिर सी बात है EBP हो ही चुका होगा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है EIP को ओवरराइट करना। और यहाँ पर ESP कुछ भी नहीं हुआ है इसको, क्योंकि वो मतलब ऊपर में रहता है, तो इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। EBX भी हो चुका है ओवरराइट, देखिए। तो हमको यही चाहिए था कि रिटर्न एड्रेस ओवरराइट हो जाए, और ये होता है बफर ओवरफ्लो। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कैसे होगा, एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। खैर मैं यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये मेरा शेल कोड है, ठीक है। ये शेल कोड मैंने बनाया है, ये स्पेसिफिकली मैंने बनाया है इस प्रोग्राम के लिए, इस आर्किटेक्चर के लिए, और इस CPU वेंडर के लिए, इंटेल के लिए, इंटेल के x86 आर्किटेक्चर के लिए ये शेल कोड वैलिड है। आपके सिस्टम के हिसाब से आपका चेंज हो सकता है, तो हिट एंड ट्राई कर लेना कौन सा आपका काम कर रहा है, अगर आपको आता होगा तो। उसके बाद यहां पर क्या करना है मुझे एक्सप्लॉइट करने के लिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक नॉप स्लैड ऐड करना है। नॉप स्लैड क्या होता है, सीरीज ऑफ नॉप इंस्ट्रक्शंस, मतलब आगे बढ़ो सिंपल। तो उसका हेक्स इक्विवेलेंट होता है X90, ठीक है। तो इतने नॉप्स देने हैं मुझे, मतलब बहुत सारे नॉप्स देने हैं, X90 ऐसे करके बहुत सारे देने हैं। फिर उसके बाद मुझे इन नॉप स्लैड के लास्ट में ये शेल कोड ऐड करना है, ये वाला, ये शेल कोड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर शेल कोड लिखता हूं अभी के लिए। उसके बाद थोड़ी पैडिंग छोड़नी है, मतलब शेल कोड के बाद तुरंत आपका रिटर्न एड्रेस ना हो, उसके लिए थोड़ी पैडिंग छोड़नी है आपको। तो मैं पैडिंग के लिए कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, मतलब 10 कैरेक्टर्स या 15 कैरेक्टर्स की पैडिंग आप छोड़ो तो अच्छा है आपके लिए। एकदम एडजेसेंट में होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न एड्रेस स्पेसिफाई करनी है। तो ये चार चीजें जो हैं, इससे बनता है आपका एक्सप्लॉइट। इस केस में ये जो रिटर्न एड्रेस है वो आपको यहां पर देनी है, जो आप चाहते हो कि राइट ओवरराइट हो। और ये एड्रेस आप कहां की दोगे, इस नॉप स्लैड के बीच में कहीं पे भी आप दो। आके गिरना तो उसको शेल कोड पे ही है, तो शेल कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये रिटर्न एड्रेस आपको वहां से मिलेगी, तो वही आपको लिखनी है। अब कहां पे लिखनी है, देखो कितने एस में दे रहा हूं कि रिटर्न एड्रेस मॉडिफाई हो जा रही है, 76। अगर मैं 72 दे रहा हूं तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, लेकिन मेरा जो रिटर्न एड्रेस है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो यहां पर मेरा सेव बाउंड्री है, इसके थोड़ा सा भी आगे गया तो मॉडिफाई हो जाएगा। इसके अगले 4 बाइट्स मेरा रिटर्न एड्रेस है, तो इतना मेरे को याद रखना है, ठीक है, 72। अब इस 72 में मुझे ये चारों चीजें, अब इस 72 में मुझे ये 3 चीजें एडजस्ट करनी है, नॉप स्लैड, शेल कोड और मेरा पैडिंग, ये 3 चीजें एडजस्ट करनी है। तो अब मैं क्या करता हूं, 72 में माइनस करूंगा मेरा जो शेल कोड है और जो पैडिंग है, उन दोनों का साइज माइनस करूंगा, और जो नॉप स्लैड है उसको मैं यही डाल दूंगा X90। ये मेरा नॉप स्लैड आ गया। 72 यहां पर मुझे नहीं लिखना है, यहां पर मुझे लिखना है माइनस शेल कोड का साइज माइनस मेरे पैडिंग का साइज। मेरे पैडिंग का साइज कितना है, 10, तो मैं उसको माइनस कर रहा हूं। और मेरा जो शेल कोड है उसका साइज है 28 है, तो मैं यहां पर 62 माइनस 28 करूंगा, तो ये हो गया मेरा 34। अब उसके बाद यहां पर मैं प्लस करके मेरा जो शेल कोड है वो टाइप कर दूंगा। यहां पे शेल कोड मैं कॉपी करता हूं अपना, ये मेरा शेल कोड है, तो मैंने पेस्ट कर दिया यहां पे। उसके बाद मैं पैडिंग ऐड करूंगा प्लस, कोई भी पैडिंग दे दो आप, A इंटू 10 प्लस यहां पर मेन चीज ऐड करनी है आपको, आपका रिटर्न एड्रेस। 34 प्लस 28 प्लस 10 कितना होता है, 72। उसके बाद जो रिटर्न एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। कहां का देना है, यहां पर आपको पता करना पड़ेगा कहां का देना है आपको। तो ये जो नॉप स्लैड है आपका, इसमें से कोई भी एक एड्रेस आप उठा लो और उसका आप दे दो यहां पे। तो पिछले मतलब जो पहला वाला हमने यहां पर देखा था, ये जो 41 हैं ये यहां पर एलोकेट हो रहे हैं। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहां पर FFFF D74C, ये यहां से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो 4C 5C 6C के अंदर कोई भी एड्रेस दे दो, बीच में कहीं पे भी आप दे दो, तो वो आखिर में जा करके तो नीचे गिरेगा ही। तो मैं यहाँ पर इस एड्रेस को यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, FFFFD74C 0x0 FFFFD74C। तो ये मैंने इसमें स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे ये एड्रेस मुझे देनी है, लेकिन किस फॉर्मेट में देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे कि इंटेल के प्रोसेसर्स में जब भी आप कोई एड्रेस स्पेसिफाई करते हो ना, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाता है जिसका नाम है लिटिल एंडियन। वो एक रिप्रेजेंटेशन है आपके एड्रेस का। उसमें क्या बोलता है कि जो लोअर बिट्स हैं उसको लोअर पोजीशन पे डालना है। लोअर बिट्स मतलब आप जानते हो कि ये जो है ये सबसे लोअर बिट होती है, सबसे लोअर पावर इसकी होती है, इसको लोवेस्ट पोजीशन पे डालना है। पोजीशन मतलब लोवेस्ट पोजीशन मेरी लेफ्ट टू राइट है। लोवेस्ट पोजीशन मतलब लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आपका 4C आएगा। तो उसको लिखना कैसे है, ऐसे आपका जो लास्ट बाइट है वो पहले आएगा, मतलब 4C, फिर उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड लास्ट बाइट है D7 वो आएगा, उसके बाद थर्ड लास्ट बाइट FF, और उसके बाद फिर से FF लास्ट वाला बाइट। तो उल्टा लिखना है आपको, उल्टा लिखना है दो के पेयर में, मतलब C4 मत कर देना। 4C है तो 4C ही रहेगा, D7 है तो D7 ही रहेगा, FF है तो FF, और फिर FF है तो FF। मतलब ये जो एक बाइट है उसको उल्टा नहीं करना है, बस उनका पोजीशन उल्टा कर देना है। लास्ट में जो आया दो वो सेम लिख देना, 4C D7 FF FF। तो ये आपका रिटर्न एड्रेस हो गया। ये आप चाहते हो तो ये देखो यहाँ पर 4C कर लो, 4D कर लो, 4F कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर चाहे तो कर देता हूँ यहाँ पे 4F, तो यहाँ पर 4F हो जाएगा। कहीं पे भी दो, लेकिन उसके आगे ही होना चाहिए। जो नॉप है आपका वो तो कहीं से भी आप डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं वही एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है, ये एड्रेस मैं डाल रहा हूँ। अब ये नॉप स्लाइड के बीच में है, अब वो मतलब नॉप को एकदम स्लाइड करके फिर ये शेल कोड इसको एनकाउंटर होगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं, मतलब अभी फिलहाल मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सच में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे रन होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग प्रोग्राम इन्फीरियर 1 एग्जिटेड नॉर्मली, ठीक है, एग्जिट हो चुका है। अभी ये कोई काम नहीं हुआ हमारा मतलब हमारा पोपट हो चुका है। तो देखते हैं हमारा पोपट क्यों हुआ है। मैं यहाँ पर करता हूँ info reg, अभी तो ये नहीं दिखाएगा। तो अभी ये क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, तो यहाँ पर मेरा सिंटेक्स का कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर 34 मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं देना था, इंटू 34, और फिर यहाँ पर जो लास्ट में है मुझे वहाँ पे ख़त्म करना है इसको, यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि क्या कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरा शेल कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे बिन डैश खुल चुका है मेरा, और ये रूट शेल है, ये रूट शेल रन हुआ है, ठीक है। जो आपका ओनर था आपके बाइनरी का, उसी के आपके यूज़र आईडी में ये शेल एग्जीक्यूट हुआ है और मुझे रूट शेल मिल चुका है। आप चाहें तो आईडी करके देख सकते हैं। ये है आपका कोड एग्जीक्यूशन या एक्सप्लॉयटेशन। एक्चुअल में RC ही होता है आपका बफर ओवरफ्लो में। तो ये ऐसे काम कर रहा है, लेकिन ये इसने किया क्या वो हम लोग मेमोरी में देखते हैं अभी, ब्रेक पॉइंट सेट करके, ठीक है। तो अभी मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, इसको पूरा क्विट करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर GDB करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा ये पेलोड था ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट सेट करूँगा डिसैस करके मेन को, और ब्रेक पॉइंट में ऐड करता हूँ मेन strcpy के बाद करता हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि कैसे हो रहा है वो। तो 37 पे करता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं इसको फिर से। देखिए ब्रेक पॉइंट है, हिट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन्फो करता हूँ रेग, इन्फो रेग EIP देखिए। ओके, EIP की वैल्यू ये है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। मैं यहाँ पर देखता हूँ 200x ESP, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो X90 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। X90 देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 909090। तो FFFFD72 कुछ बोल सकते हो, इसी के आगे है। हमारा एड्रेस क्या था D74F। तो 4F में नॉप स्लाइड है क्या हमारा, 4C था यहाँ पे, और 4F कहीं यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉप स्लाइड है हमारा आगे भी। उसके बाद हमारा शेल कोड आ चुका है, यहाँ पर देखिए ये पूरा हमारा शेल कोड है इसके बाद।
और फिर उसके बाद यहाँ पर पैडिंग हुई है ए की, यहाँ पर 10 एस की पैडिंग हुई है। उसके बाद हमारा रिटर्न एड्रेस है ये D74FF, ये जो है आपका ये रिटर्न एड्रेस है, तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद लास्ट में मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किया था, तो मैं नेक्स्ट आई करता हूँ, ये आ चुका है। अब ठीक है, EIP तो हमेशा ब्रेक पॉइंट जब सेट करोगे तो वैसे ही रहेगा, वो कभी चेंज तो होगा नहीं। लेकिन आपको अब पता चल गया होगा कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, डिबगिंग कैसे की जाती है। और ये मतलब बहुत ही लॉजिकल है समझना, अगर आपको असेंबली में इंटरेस्ट है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आपको नहीं भी आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लो। खैर यहाँ पर रिटर्न एड्रेस मॉडिफाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से इसको रन करके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेल कोड की जगह, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके जगह हम लोग 28 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये 38 हो जाएगा। और फिर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अभी इसको भी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। और फिर देखते हैं कि क्या देता है। ठीक है, तो रन करते हैं। ठीक है, ये देखो ये देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट है और रिटर्न एड्रेस क्या हो गई है, यहाँ पर मैंने जो दिया था ना उसका उल्टा यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर रहा है। FFFF D77F D74F था। ठीक है, तो ये खैर वही है, वही एड्रेस है 7F। खैर हिट एंड ट्रैक करने से आपका एकदम परफेक्टली एक्यूरेट हो सकता है। मैं अभी 64 बिट सिस्टम पे 32 बिट यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मेरा शेल कोड तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, वहाँ पे कोई मेरे पास दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स की वैल्यू EIP है, EBP जो है मेरा A से ओवरराइट हो चुका है, और ये तो लॉजिकल है, आप समझ ही गए होंगे। खैर इस वीडियो में मेरा बफर ओवरफ्लो का मेन मकसद था कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है वो समझाना। जो स्टेप्स हैं जो अच्छे से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हम लोग रियल वर्ल्ड के एक्सप्लॉइटेशंस देखेंगे बफर ओवरफ्लो के। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बड़ी बात तो वही है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और ऐसे वीडियोस अगर आपको आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें यार चैनल को, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में, कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो एप्रिसिएशन काफ़ी मायने रखता है हम जैसे लोगों के लिए। और बस यही कहूँगा कि आगे देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।